स्टार्ट मैं करता हूँ अपने तारुफ से शरीफुद्दीन खिलजी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. I started the firm in 2013. Previously, I had been working with Khalid Majid Rahman Chartered Accountants, and overall experience of 20 years. ट्रेनिंग्स हमने पहले भी की हैं और लास्ट ईयर भी प्लान था, लेकिन कोविड ने हमारे और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स को ख़राब किया. तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग अगेन. पिछले साल हमने फ़ाइनेंस एक्ट पे जब ट्रेनिंग की थी तो हमने एफ़र्ट ये की थी कि हम एक लो कॉस्ट ट्रेनिंग करें, और इस मरतबा भी हमने ये एफ़र्ट किया है कि हम इस ट्रेनिंग में सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, और द पर्पस इज़ डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अमंग पीपल. सो बिफोर आई स्टार्ट द ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, तो मीनवाइल मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे का तारुफ़ कर लें और लोगों से भी हमें इंट्रोडक्शन हो जाए, थोड़ा सा आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते जाएं, तो मैं फिर एफ़र्ट ये करूँगा कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप आ रहे हैं और जिन जिन सेक्टर्स से आप आ रहे हैं, उन सेक्टर्स की हवाले से थोड़ा सा फोकस करूँ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के ऊपर. वैसे तो सेक्टर स्पेसिफ़िक इस ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई सेक्टर कवर नहीं है या किसी सेक्टर में ज़्यादा एम्फेसिस की ज़रूरत है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको फर्दर एम्फसाइज़ करूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फ्रॉम हैदर फ्रॉम इमारत एंड किराना ग्रुप ऑफ कंपनीज. रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा पिंडी इस्लामाबाद में. तकरीबन 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं. इसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑफिस हैं गिराना के, और सेल टैक्स और इनकम टैक्स के लिए. रियाज ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से. हमारा बेसिक प्राइवेट कंपनी है जो कि कंसल्टेंसीज़ हम देते हैं मोस्टली इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स. कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड ट्रेनिंग्स जो हैं हमारे वो हम करवाते हैं, और मोस्टली यूके बेस्ड हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो दैट्स. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद बिलाल फ्रॉम OPM Pakistan. I am ex-trainee of Khilji & Co Chartered Accountants. Started back in 2017 with Sharif Saab. Working currently as a finance officer in OPM Pakistan Private Limited. OPM Pakistan is basically a development organization working with international donors and FCDO. So here's a snapshot of OPM Pakistan. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सफदर अली है. मैं मैनेजर फाइनेंस हूँ कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड. ये हम LED लाइट्स बनाते हैं और कुछ डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं. मसलन HIT हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ काम कर रहे हैं, GHQ के साथ काम कर रहे हैं, उनकी IT के लिहाज से भी काम कर रहे हैं. I am from Fauji Fertilizer Company Limited. Obviously, our manufacturing sector operations and throughout Pakistan. आई होप सो कि जो भी फाइनेंस एक्ट के चेंजेस हैं उसका एक थॉरो, क्योंकि ख़ुद भी मैं टैक्स डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो एक गुड अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू. मोहम्मद उमर अफजल, वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इंटरनल ऑडिट इन पाक डाटाकॉम. पाक डाटाकॉम बेसिकली हम टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं, और रिसेंटली हम ना सोलर में भी करने चाह रहे हैं, और OFC लिंक प्रोजेक्ट्स हम ज़्यादा करते हैं. माय नेम जाहिद महमूद. आई एम फ्रॉम पाक डाटाकॉम. टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारी कंपनी है जो मुल्क के अंदर और बाहर कम्युनिकेशन की वो फैसिलिटीज़ देते हैं. उस सिलसिले में मैं फाइनेंस से रिलेटेड हूँ और टैक्स के उसमें. अदील अंजुम फ्रॉम पाक डाटाकॉम. टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा. मोहसिन फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज. नेशनल नॉम्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सर यूनिवर्सिटी है, स्टडीज़ वगैरह होती और उससे रिलेटेड है. My name is Naqash Shirazi. I am from Orient Express LDI, और हम टेलीकॉम सेक्टर से हैं, LDI बिज़नेस से. थैंक यू. असरार हैदर फ्रॉम स्काई टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड. हमारी LDI और LL सर्विसेज हैं AGK में, टेलीकॉम सर्विसेज. माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैर, और ओरिएंट एक्सप्रेस से हूँ मैं. LDI कम्युनिकेशन सर्विसेज की कंपनी है. Farhan Ayaz Khan from Rutledge Omni Services. Basically, we provide HVS safety services in oil and gas sectors. Hi there, this is Mohammad Umar Nasir. I'm working as Assistant Accounts and Admin Manager in Rutledge. So, my colleague just told that what our company services are providing. So, thank you. Assalamualaikum.
मैं चाइना 3 गॉड से हूँ और हमारी कंपनी पावर जनरेशन में है, विंड पावर और सोलर और हाइड्रो पावर। I'm Nazar Jamil from IPR Transoil Corporation, oil and gas sector से। My name is Syed Faik Ali Shah. I'm senior accountant in Islamabad Club, Islamabad. We are a non-profit autonomous body regulated by the Cabinet Division. और सर हमारा कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, तो उसका मेंबर्स रिलेटेड सर स्पेसिफिकली हमने देखना होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा देखना है। उस्मान महबूब फ्रॉम अर्थलिंक डेवलपमेंट्स, फाइनेंस मैनेजर हूँ वहाँ पे। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया टाउन इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद की डिफरेंट लोकेशंस पे भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज़ नोमान फ्रॉम अर्थलिंक डेवलपमेंट्स LLP. I am come with Usman Saab. We are from same organization basically. I am Osama Waji from Tech Forward SMC Private Limited. Our complete business is IT exports. Assalamualaikum. This is Kailash Kumar from Right to Play International. Right to Play International is a non-government and non-profit organization working since 2007 in Pakistan. And Right to Play International is working to bring change through play and sports. हमारे पास सर्विसेज सेक्टर में, IT सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, LDIs में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फाइनेंस एक्ट की चेंजेस कुछ लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, कुछ लोगों को कम अफेक्ट कर रही हैं। मैंने ये किया कि आप इसमें देखेंगे जो एजेंडा है या फाइनेंस एक्ट है, हम एनुअली फाइनेंस एक्ट पे कमेंट्री भी पब्लिश करते हैं और हमारी जो कमेंट्री होती है यूजुअली प्रोविजंस इनकम टैक्स लॉ की, सेल्स टैक्स लॉ की उनको एक्सप्लेन करती है और उसके मुताबिक बताते हैं कि फ़लाँ प्रोविज़न या फ़लाँ सेक्शन में क्या चेंजेस आई। इस मरतबा हमने जब फाइनेंस एक्ट पे कमेंट्री प्रिपेयर की तो वी मेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ एन एफ़र्ट और इस एफ़र्ट में हमने ये किया कि हमने उन प्रोविजंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जो सेक्टर स्पेसिफिक हैं और उन प्रोविजंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया फाइनेंस एक्ट की चेंजेस को जो जनरल अमेंडमेंट्स हैं। और इसी तरतीब से फिर मैंने आप लोगों के लिए ये सेमिनार की भी प्रिपरेशन की। आपके पास जो पेजेस हैं उनमें आप देखेंगे तो जो हमारे एजेंडा आइटम्स हैं तो उसमें आपके पास 2 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक सेक्टर स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं और एक जनरल अमेंडमेंट्स हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स में वो अमेंडमेंट्स जो डायरेक्टली हिट कर रही हैं किसी ख़ास पर्टिकुलर सेक्टर को, सैलरीड इंडिविजुअल्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रियल स्टेट सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, टेलीकॉम सेक्टर, ऑयल एंड गैस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन रेजिडेंट पर्सनस, व्हीकल मैन्युफैक्चर डीलर, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स और SMEs, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़। तो इनकी मैंने एक स्पेसिफ़िक अलग लिस्ट बना दी और इनकी चेंजेस को स्पेसिफ़िक किया। फिर जनरल अमेंडमेंट्स हैं जो इन सेक्टर्स को भी हिट करती हैं और बाकी तमाम जो लोग हैं उनको भी हिट करती हैं या उनके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह हैं। तो उन जनरल अमेंडमेंट्स की एक लिस्ट बना दी। एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस क्या हैं, प्रोफाइल अपडेट है जो कि आपको, मुझे, हम सबको रिक्वायर्ड है कि इसको हमने फॉलो करना है। प्रॉफिट ऑन डेट, जिसके पास भी बैंक के अंदर कोई पैसे पड़े होंगे और सेविंग अकाउंट होगा उसके लिए ये मैंडेटरी है। मिनिमम टैक्स के हवाले से जो जनरली सेक्शन 113 के तहत एप्लीकेबल है, WWF और WPPF की कुछ चेंजेस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स रिटर्न्स, इसी तरह अमेंडमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स की फ़ाइलिंग के हवाले से, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के हवाले से, अगर असेसमेंट होती है तो उसमें कुछ पावर्स थी ऑफिसर के पास, उनमें चेंजेस आई हैं। रिवीजन की पावर्स में चेंजेस आई हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चेंजेस हैं। रिफ़ंड के लिए ऑटोमेट करने का कुछ सिलसिला गवर्नमेंट ने किया है। ई हियरिंग के लिए मॉड्यूल लॉन्च करने की बात हो रही है। पेनल्टीज़ के सेक्शन में कुछ चेंजेस हैं। एडवांस टैक्स के लिए कुछ ईज़ किया गया है। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स के हवाले से कंपनीज़ को एक सहूलत एक्सटेंड की गई है जो पहले लिस्टेड कंपनीज़ के पास थी। विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की फ़ाइलिंग में एनुअल स्टेटमेंट का इजाफा कर दिया गया है। पहले होती थी, दरमियान में ख़त्म हो गई, अब दोबारा आ गई है। इस पर हम जाके आगे डिस्कशन करेंगे। कुछ विद होल्डिंग सेक्शंस के, एडवांस टैक्स के सेक्शंस ओमिट कर दिए गए हैं। विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से कुछ और भी छोटी मोटी चेंजेस हैं जो हम डिस्कशन करेंगे, और कुछ एग्जेम्पशंस बहुत सारे विड्रॉ हुई हैं। हमारे पास इसमें एक तो टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट होता है और
फिर बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि टेक्निकल करेक्शंस और छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर हम एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखना चाहते हैं कि तमाम अमेंडमेंट्स जो इनकम टैक्स लॉ में आई हैं, अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखना चाहते हैं तो उस कंप्लीट पिक्चर के लिए हमारी वेबसाइट पे हमारा टैक्स मेमोरेंडम अवेलेबल है, उसमें ईच एंड एवरी प्रोविज़न एड्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आई थिंक जो चीज़ें हम एड्रेस कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सफिशेंट होंगी। इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आप लोगों में से किसी के लिए वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट चेंजेस हों। मैं इनकम टैक्स लॉ के हवाले से बात करूंगा, फिर हमारे पार्टनर हैं वहीद इकबाल साहब, वो सेल्स टैक्स लॉ और फेडरल एक्साइज़ के हवाले से बात करेंगे, और फिर हमारे पार्टनर हैं राहत गुल साहब जो पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं और वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कशन है ये उससे नज़र आ रहा है कि तकरीबन सारे ही सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर, शायद एक आधा कोई बिज़नेस का लोग हो, तो इसका मतलब है ये ऐसी अमेंडमेंट है जो सब लोगों के लिए रेलेवेंट है। एक तो देयर इज़ नो चेंज इन टैक्स स्लैब रेट्स, जो टैक्स में एप्लीकेबल स्लैब रेट्स पहले थे आज भी वही एप्लीकेबल स्लैब रेट्स हैं, यानी आपकी सैलरी पर जो डिडक्शन पिछले साल हो रही थी और उससे पिछले साल हो रही थी वही डिडक्शन इस साल भी होती रहेगी। सैलरी के अंदर स्लैब रेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आई है। आपके पास एक जो बुकलेट्स हैं उन बुकलेट्स में एक रेट कार्ड अवेलेबल है और इसमें तमाम जो इनकम टैक्स लॉ में रेलेवेंट रेट्स हैं वो इसमें प्रोवाइडेड हैं। अगर आप सैलरी के रेट्स देखना चाहें तो पेज नंबर 2, इस बुकलेट के पेज नंबर 2 के एंड पर सेक्शन 149 सैलरी के रेट्स गिवन है। इस बुकलेट में हमने ये किया कि आपको देखेंगे इसमें कुछ टेक्स्ट आपको रेड में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो रेड में टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है जो रेट्स चेंज हुए हैं। इनकम टैक्स लॉ में जो भी रेट्स चेंज हुए हैं वो इस बुकलेट में आपको रेड में नज़र आएगा, और जो रेड में नहीं है इसका मतलब है ये पिछले साल वाले ही रेट इसके अंदर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो सैलरी में आप देखें तो सैलरी में कोई भी रेट्स चेंज नहीं हो रहे, तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी पर उसी तरह से टैक्स डिडक्शन आपका एम्प्लॉयर करता रहेगा और उसी तरह से आपको पेमेंट करनी है। हाउएवर एक चेंज जो सैलरी में लास्ट ईयर आई थी और मैं उसको एम्फसाइज़ बार बार करता हूँ क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करंट ईयर की रिटर्न के ऊपर जो अभी आपने 2021 में भी फ़ाइल करनी है उसके हवाले से भी है। ये जो रेट्स हैं ऑब्वियसली ये अब ऑन गोइंग ईयर के लिए, यानी जुलाई 1 से स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑन जून 30, 2022, बट यू हैव अ फाइलिंग टू डू ऑन सितंबर 30, जो इस मरतबा रिटर्न आपने फ़ाइल करनी है उसमें भी आपने इन्हीं रेट्स को अप्लाई करना है। तो ये 2021 के लिए भी है और 2022 के लिए भी है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे इसमें जब टेबल दिया गया है तो टेबल के ऊपर लिखा हुआ है वेयर सैलरी इनकम एक्सीड्स 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये नई चेंज नहीं है, ये पुरानी बात है, लेकिन जब ये चेंज हुआ था पहले ये होता था कि अगर आपकी मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम है, सैलरी इनकम भी है और उसके साथ फ़र्ज़ किया आपने कोई घर वर रेंट पे दिया हुआ है या आपने कैपिटल गेंस हैं या कोई और टैक्सेबल इनकम है, तो वो इनकम को कंबाइन करते थे, कंबाइन करके देखते थे कि अगर आपकी सैलरी इनकम आपकी टोटल इनकम के 50% से ज़्यादा है तो आपको सैलरीड पर्सन तस्वुर किया जाता था और आपकी इनकम के ऊपर सैलरी के रेट्स अप्लाई होते थे। फिर ये चेंज करके ये 75% कर दिया गया। तो आप जब अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और उस एनुअल टैक्स रिटर्न में फ़र्ज़ किया आपने कोई इनकम डिक्लेयर की, सैलरी इनकम में अगर आप फ़र्ज़ किया अब आपके पास कोई इनकम है और उस इनकम के साथ आपकी कैपिटल गेंस आपके पास कोई आ रहे हैं, आपने कोई शेयर्स बेचे हैं या कोई और चीज़ बेची है या आपके पास कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है विच इज़ अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम, तो वो सैलरी इनकम के साथ कंबाइन होगी और आपकी जो सैलरी इनकम है अगर वो 75% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी तो फिर आप सैलरीड पर्सन तस्वुर किए जाएंगे और आपके ऊपर ये सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम सैलरी इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से कम है तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3 पे रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स नॉन सैलरीड एंड EOPs दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होगा कि आपकी अगर फ़र्ज़ किया एक टोटल इनकम पूरे साल की 10 लाख रुपया है और आपकी उसमें से सैलरी इनकम 8 लाख है तो फिर तो पूरी 10 लाख की इनकम के ऊपर पेज नंबर 2 वाले रेट अप्लाई हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम फ़र्ज़ किया 7 लाख रुपया है और कोई नॉर्मल सोर्स इनकम आपकी 3 लाख है, तो अब आपकी इनकम जो 10 लाख है उसकी पूरी आमदनी के ऊपर इंक्लूडिंग द सैलरी इनकम ये नेक्स्ट पेज वाले पेज नंबर 3 वाले रेट अप्लाई हो जाएंगे। पेज नंबर 3 वाले रेट अप्लाई होने का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होगा वो तो पेज 2 के रेट्स के हिसाब से काटा होगा, जो कि काफ़ी कम रेट्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आपको अपनी रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स देना पड़ेगा तो आपको पेज नंबर 3 के रेट्स पर टैक्स देना पड़ेगा विच आर मच हायर रेट्स एज़ कम्पेयर टू द सैलरीड इंडिविजुअल रेट्स। मसलन इसकी एक मिसाल इस तरह से लें कि अगर किसी शख्स की आमदनी 6 मिलियन है तो 6 मिलियन के ऊपर नॉन सैलरीड के ऊपर 12,20,000 रुपये का टैक्स बनता है, ठीक है, जबकि सैलरीड के ऊपर ये तकरीबन 6.5 लाख रुपए के 7 लाख रुपए के अराउंड टैक्स बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड के टैक्स रेट्स में काफ़ी फ़र्क है। इस प्रोविज़न की और इस बात की अहमियत अभी हम अगले स्लाइड पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चेंजेस आ रही हैं, उनके साथ ज़रा मिलाकर इसको हम रीडिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये ध्यान में रखें कि आपका एम्प्लॉयर तो प्रीवियस ईयर के रेट से टैक्स काट रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे उस वक्त यू हैव टू सी के व्हाट इज़ हैपनिंग। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है सैलरी के हवाले से वो है स्पेशल अलाउंस जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, टीए डीए वगैरह और इस किस्म की जो चीज़ें दी जाती हैं, इसके ऊपर एक चेंज आ गई और उसमें उन्होंने लॉ में कुछ अल्फाज एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी। जो लॉ में अल्फाज एक्सप्लेनेशन ऐड की, उन्होंने कहा कि अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड allowance which is paid in monthly salary on fixed basis or percentage of salary, or allowance which is not wholly exclusively necessarily or actually spent on behalf of the employer। ये लॉ में इसका बैकग्राउंड ये है कि लॉ में एक एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई स्पेशल अलाउंस देता है, जैसे आपने अपने किसी एम्प्लॉई को कराची भेज दिया तो आप उसे कोई टीएडीए वगैरह देते हैं कि यार कराची जाएं और ये आपका जो रहने पे सहने का ख़र्चा है वो ख़र्चे के लिए आपने उसको कोई टीएडीए वगैरह दे दिया, या इसी तरह कोई इससे मिलता जुलता अलाउंस जिसका मकसद ये होता है कि यार एम्प्लॉई की ड्यूटीज़ जो है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे वो अलाउंस खर्च हो जाए, तो ये अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये सैलरी का हिस्सा नहीं बनता। कुछ अर्सा पहले कुछ डिसीजंस हुए जिनमें अदलिया के लोगों को एक अलाउंस मिलता है जुडिशल अलाउंस के नाम से। तो कोर्ट्स ने ये करार दिया, कंकरेंट डिसीजंस हैं पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के और मेरे ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट का भी, जिसमें उन्होंने कहा कि जुडिशल अलाउंस भी ऐसा ही अलाउंस है और जुडिशल अलाउंस की भी एग्जेम्पशन इसी तरह से मिलेगी जैसे ये स्पेशल अलाउंस की यहाँ पर एग्जेम्पशन मौजूद है जो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूटीज़ दिया जा रहा है। तो इन डिसीजंस को, इन कोर्ट्स की प्रोनाउंसमेंट्स को नलिफाई करने के लिए ये चेंज कर दी गई। एक तो इसमें स्पेसिफिकली ये लिख दिया गया कि अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी ऑन अ फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी, वो अलाउंस कभी भी स्पेशल अलाउंस नहीं होगा, यानी उस अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं होगी। दूसरी जो बात जो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी हिट करने वाली बात है वो ये है कि ये लिखा कि अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि आपने अपने एम्प्लॉई को अगर कराची या किसी और शहर में भेजा और उसे आपने कोई टीएडीए, आपके एक रेट्स फिक्स हैं और आप उस टीएडीए उसी रेट्स के ऊपर आप पे कर देते हैं, उसके बाद एम्प्लॉई से सवाल जवाब नहीं होते कि यार ये आपने एक्चुअली ख़र्च किया भी या नहीं किया, आपको रहने के लिए टीएडीए दिया गया था और आप अपने भाई के घर में जाके ठहर गए या कहीं और जाके ठहर गए और एक्चुअल पैसे आपने खर्च नहीं किए। अलाउंस की एग्जेम्पशन मेंटेन रहती थी क्योंकि पर्पज़, पहले सिर्फ पर्पज़ के ऊपर क्वेश्चन था कि पर्पज़ क्या था, टू मीट द एक्सपेंडिचर। अब एक तरह का पोस्ट ऑडिट भी रिक्वायर कर लिया, उन्होंने कहा कि जनाब अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर,
ऐसा अलाउंस जो है वो सैलरी की डेफिनेशन में शामिल रहेगा, और सैलरी की डेफिनेशन में शामिल रहेगा तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को ये असरटेन करना पड़ेगा कि एम्प्लॉई को जो उसने अलाउंस दिया था वो एम्प्लॉई ने होली, एक्सक्लूसिवली, नेसेसरली या एक्चुअली स्पेंट भी किया है या नहीं किया। तो कुछ जो कागज़ी कार्रवाइयाँ इसमें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ी सी इन्हेंस्ड डॉक्यूमेंटेशन या इंक्रीज्ड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी इस चेंज की वजह से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये जो रेंट वसूल करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर एक तो चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी से मुराद है वो हर किस्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की बात है कि अगर किसी शख्स ने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर दी हुई है तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पर देने से जो रेंट आता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता है। और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है जब ओनर अपनी लैंड और बिल्डिंग किराए पर देता है। अगर किसी ने टेनेंट ने सबलीज किया हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहलाती, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाती है। लॉ में 5 इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये एक डिस्टिंक्शन है याद रखने वाली कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर ओनर, जो जगह का ओनर है, वो अपना लैंड, बिल्डिंग, अपना घर, अपना दफ्तर किराए पर देता है तो फिर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और अगर कोई टेनेंट सबलीज करता है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होती थी, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पिछले टैक्स ईयर 2021 जिसकी रिटर्न्स आप अभी फाइल करेंगे, उस टैक्स ईयर 2021 में ये होता था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट स्लैब रेट्स आइडेंटिफाइड थे और आपके पास ऑप्शन मौजूद थी कि आप चाहें तो उन सेपरेट स्लैब रेट्स के ऊपर टैक्स दे दें या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आप क्लब करवा लें और नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक आप उसकी टैक्सेशन कर लें। ये टैक्स ईयर 2021 तक था। अब जो नया साल शुरू हुआ है उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिए कम्प्लीटली नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर। कम्प्लीटली नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ, अभी जो मैंने पिछली स्लाइड पे सैलरी के हवाले से बात की थी कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी सैलरी इनकम है और सैलरी इनकम के साथ आपने कोई रेंटल इनकम भी है, आपने अपना एक घर किराए पर दिया हुआ है, आपने कोई दफ्तर किराए पर दिया हुआ है, तो ये दोनों इनकम अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। आपकी सैलरी इनकम और आपकी रेंटल इनकम, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, इन दोनों को मिलाया जाएगा और फिर आपका स्टेटस डिटरमिन होगा कि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं। तो जो लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी अर्न कर रहे हैं और सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, वो हो सकता है कि टैक्स ईयर 2022 के अंदर वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल बन जाए। तो अभी से उनको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है कि वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मसलन से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप अपना घर वगैरह किसी और के नाम पे दे ट्रांसफ़र कर दें अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पे, ताकि उसके जो आपकी इनकम ब्रेक हो जाए और फिर उसके मुताबिक टैक्सेशन हो। अदरवाइज़ तो आप नॉन सैलरीड के क्लास में आ सकते हैं और नॉन सैलरीड की क्लास में आने की वजह से हायर रेट ऑफ टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चेंज आ गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब इसको नॉर्मल टैक्स क्रेडिट के अंदर शिफ्ट किया, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर शिफ्ट किया, तो साथ एक ये भी किया टैक्स ईयर 2021 तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपका एक इनकम में लॉस हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता था। अब इन्होंने अलाउ कर दिया कि आपका अगर फ़र्ज़ किया बिजनेस इनकम में लॉस है तो उस लॉस को आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके आए तो साथ उन्होंने उसकी लॉस की एडजस्टमेंट भी अलाउ कर दी। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे कि मोनोटोनस ना हो और इंटरेक्टिव सेशन हो। तो अगर आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी स्टेज के ऊपर तो यू कैन जस्ट रेज़ योर हैंड्स, और कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो हमारे फ़्लो को इंटरप्ट ना कर रहा हुआ तो हम, या उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर ना हुई तो मैं साथ ही आंसर कर दूंगा। और बाज़ क्वेश्चंस हो सकता है हम एंड के लिए पार्क कर लें कि वो एंड पर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में हम मिलकर उसे रिस्पॉन्ड कर देंगे, हमारी जो टीम है।
तो आप लोग यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इवन इफ़ ड्यूरिंग द लेक्चर यू वांट टू, इफ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू वांट टू आस्क एनीथिंग। प्रैक्टिकली ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रसीदें अवेलेबल करना या अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। मसलन एक शख्स करीम पे ट्रैवल करे तो करीम की रसीद आ जाती है, लेकिन अगर टैक्सी पे ट्रैवल करेगा तो टैक्सी की रसीद नहीं आएगी। इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और इवन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट रिमोट एरियाज़ में बाज़ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो होटल्स की रिसीट्स भी ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। कागज़ी कार्रवाई लोग करना चाहें तो कागज़ी कार्रवाइयाँ तो पूरी हो सकती हैं, मतलब वो तो कागज़ बन जाते हैं हमारे जैसे यूजुअली होता है और वो कागज़ फराहम कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि प्रैक्टिकली एक एक रुपया टैली करना और एक एक रुपये की अवेलेबिलिटी करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। अब अगर हम इसके अल्फाज को देखें तो होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली और के लफ्ज़ के साथ है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि यार ये उसी काम के लिए ख़र्च हुए हैं, और अगर रसीदें नहीं भी मौजूद या प्रैक्टिकली वो रसीदें प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है तो देर आर रीज़नेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि ये एक्चुअली ख़र्च ही हुए हैं। तो इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? लॉ में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो जजमेंटल बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। बट येस, यू विल हैव टू हैव सर्टन फॉर्म्स, यू विल हैव टू हैव सर्टन डॉक्यूमेंटेशन जो इंश्योर करे कि यार एम्प्लॉय वापस आ गया तो उसने वो कोई अंडरटेकिंग, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित होता हो कि यार उसने ये पैसे इस काम के ऊपर ख़र्च किए हैं। इसमें पहले तो असल में इसका एक प्री डॉक्यूमेंट बन जाया करता था या बना लेना चाहिए था कि फ़र्ज़ किया आपने कराची भेजना है तो कराची के एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इतने होंगे और उन एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो अगर एक प्री डॉक्यूमेंट भी मौजूद हो और रीज़नेबल एस्टिमेट उसके अंदर भी मौजूद हो और बाद में वो रीज़नेबल एस्टिमेट्स पे एम्प्लॉई से कोई अंडरटेकिंग, एम्प्लॉई के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन, एक रीज़नेबल डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो मेरा ख्याल है इट शुड बी सफिशेंट यू नो टू मीट दिस क्लॉज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सैलरी पर्सन है और उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन कमीशन देती है और कमीशन पे टैक्स नहीं डिडक्ट होता तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ये तो गलत काम कर रहे हैं ना कि आप साथ कमीशन दे रहे हैं और उस पर टैक्स नहीं काट रहे। जब जो कमीशन एम्प्लॉई को दिया जाता है वो सैलरी की डेफिनेशन में ही शामिल है और उसके ऊपर टैक्स ऐसे ही कटेगा जैसे सैलरी के ऊपर कटता है। यानी इस जब एम्प्लॉयर उसको कंबाइन करेगा, सैलरी को और कमीशन इनकम को कंबाइन करेगा और उसके मुताबिक फिर पूरी इनकम के ऊपर टैक्स काटेगा, सैलरी का ही काटेगा। सर दूसरा ये है कि कमीशन तो वेरी कर रहा होता है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में तो डिफरेंट आ गया और नेक्स्ट मंथ में डिफरेंट होगा। सही है। और वो सैलरी पे डिपेंड भी नहीं कर रहा होता कि वो तो बाद में मिलना होता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो उस पर जब वो कमीशन मिलेगा फिर उस वक्त टैक्स डिडक्शन होगी कि या फिर उसको नॉर्मल में लेके जाएंगे? जिस तरह 12% कमीशन है, 12% रेट है, इसी तरह ट्रीटमेंट करें। एम्प्लॉई को मिलने वाला कमीशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सैलरी की डेफिनेशन में ही शामिल है। जैसे बोनस होता है, बोनस भी तो रेगुलर नहीं मिलता ना, जब मिलता है तो सैलरी में शामिल कर देते हैं और उसके मुताबिक आप सैलरी के एस्टिमेट को रिवाइज़ करते हैं और सैलरी के ऊपर टैक्स काट लेते हैं। तो इसी तरह कमीशन भी होगा। कमीशन भी समझ लें कि एक तरह का बोनस ही है, आपको परफॉर्मेंस की वजह से मिल रहा है, नाम कमीशन का हो गया लेकिन एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस की बेस पर ही है वो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज आई वो आई विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की पेमेंट के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन है वो लॉ में गिवन थी कि सेक्शन 155 के तहत होगी और सेक्शन 155 की हेडिंग थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन 155 को पढ़ते हुए ये इख्तलाफ पैदा हुआ कि सेक्शन 155 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 की टैक्स काट रहे हैं या आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी टैक्स काट रहे हैं तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी आएगी। मसलन एक मिसाल लेते हैं, से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट OGDCL की बिल्डिंग है, आप सब लोगों ने OGDCL की बिल्डिंग देखी होगी। OGDCL उस बिल्डिंग का ओनर है और मैं उस बिल्डिंग में एक जगह OGDC से किराए पर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं OGDC से किराए पर लेता हूँ तो मैं इस सेक्शन के तहत टैक्स काटता हूँ 155। अच्छा, मैंने OGDC से बिल्डिंग किराए पर ली
और किराए पर लेने के बाद फिर एज ए टेनेंट मैंने सब लीज़ कर दी। तो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब कोई टेनेंट अपनी बिल्डिंग सब लीज़ करता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाती है। तो एक ये इख्तलाफ पैदा हुआ कि ये जो सब लीज़ है, इस सब लीज़ के ऊपर सेक्शन 155 अप्लाई होगा या नहीं होगा, यानी जब सब लीज़ की जाती है तो उसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा। तो इस पे मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स की मुख्तलिफ आरा थी, केसेस भी हुए इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली FBR ने क्या किया, FBR ने इसको सेक्शन को मॉडिफाई कर दिया, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी और इसकी हेडिंग भी चेंज कर दी। अब ये सेक्शन में क्लियर है कि अगर रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है तो इर्रिस्पेक्टिव के वो रेंट आप ओनर को पे कर रहे हैं लीज़ की सूरत में या सब लीज़ की सूरत में पे कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो ये सेक्शन 155 में चेंज आ गई। रियल स्टेट सेक्टर में हमारे पास लोग मौजूद हैं, अर्थलिंक से भी हैं, ग्राना से भी हैं। तो रियल स्टेट सेक्टर की चेंजेस कोई ख़ास नहीं है। रियल स्टेट सेक्टर में जो मेजर चेंजेस आई थी वो थी जो सेक्शन 100D के तहत आ चुकी थी और उसमें एमनेस्टी स्कीम आ गई। एमनेस्टी स्कीम का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, जून 30 के ऊपर एमनेस्टी स्कीम का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और इसके लिए चेंजेस आ गई थी मार्च के अंदर। मार्च में जब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था तो उसकी डेट्स वगैरह एक्सटेंड हो गई। डेट्स एक्सटेंड होकर उन्होंने कहा एमनेस्टी स्कीम जून 30 तक अवेलेबल है, बल्कि शायद उससे पहले ही हो गई थी। तो एमनेस्टी स्कीम अब एक्सपायर हो चुकी है, एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल नहीं है। कुछ र्यूमर्स हैं और एक दो न्यूज़ आइटम भी मैंने पढ़े हैं कि शायद उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी सरकारी हलकों से अवेलेबल नहीं है। हाउएवर जो रजिस्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट्स की जो रजिस्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी टाइम अवेलेबल है दिसंबर 31 तक। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अपने आप को इस स्कीम में 100D में रजिस्टर करवाना चाहे विदाउट अवेलिंग द एमनेस्टी तो वो अब भी रजिस्टर हो सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि उसको लोअर रेट ऑफ टैक्सेस लगेंगे और लोअर रेट ऑफ टैक्सेस के साथ उसके प्रोजेक्ट में जो ख़रीदने वाले लोग हैं, जो बिल्डिंग यूनिट ख़रीदने वाले लोग हैं, वो एमनेस्टी स्कीम अवेल कर सकते हैं। एक चीज़ जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हवाले से, रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी सारी हैं जो कि जैसे ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है या और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। मेरे ख्याल E11 भी शायद वहाँ पर भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया हुआ है, G15 भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो एक इख्तलाफ ये था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये प्लॉटिंग करके बेच रही है तो क्या वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है या वो कैपिटल गेंस में आता है। इसके ऊपर कुछ स्टैंस लिया गया कि शायद वो कैपिटल गेंस में आता है, तो उसको क्लैरिफाई कर दिया गया, लॉ में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई कि जो भी शख्स रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहा है, प्लॉटिंग करके बेच रहा है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या किसी और फॉर्म में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के तौर पर काम कर रहा है, ये सारे का सारा इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर ही फॉल करेगा। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर एक मिनिमम टैक्स के हवाले से भी एक ट्राइब्यूनल का फ़ैसला हुआ। मिनिमम टैक्स का थोड़ा सा, जिन लोगों को मिनिमम टैक्स का कुछ आइडिया नहीं, थोड़ा सा एक दफ़ा मैं मिनिमम टैक्स का बताता हूँ। मिनिमम टैक्स क्या है कि अगर आपकी कोई लॉसेज हैं, आपकी एग्जेम्पशन है, आपके पास टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपकी कोई भी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो लॉ कहता है कि भाई आपने मिनिमम टैक्स देना ही देना है। करंटली उसका रेट इस दफ़ा चेंज कर दिया 1.25%, पहले 1.5% पे करना था। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। मिनिमम टैक्स के अगर आप रेट्स देखना चाहें तो हमारे इसमें भी मौजूद हैं और मिनिमम टैक्स के रेट इसके पेज नंबर 1 पर ही हैं, ठीक है। तो मिनिमम टैक्स के रेट्स पेज नंबर 1 पर मौजूद हैं। एक जो मिनिमम टैक्स के हवाले से जो क्लैरिटी आई, जो लॉ में दी गई, अब हुआ ये कि एक ट्राइब्यूनल में डिसीजन हुआ, उस ट्राइब्यूनल में एक रियल स्टेट सेक्टर के लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि हम जो बेचते और ख़रीदते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते और ख़रीदते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में फ़ॉल नहीं करती, और जब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में फ़ॉल नहीं करती तो फिर वो टर्नओवर की डेफिनेशन में फ़ॉल नहीं करती जो सेक्शन 113 में गिवन है, क्योंकि सेक्शन 113 लगता है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा हम तो गुड्स बेचते ही नहीं है, तो हमारे ऊपर सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स नहीं लगता।
ये आर्गूमेंट हुआ और ये ट्राइब्यूनल में डिसीजन अपहोल्ड भी हुआ और ट्राइब्यूनल ने कहा कि ठीक है आपके ऊपर मिनिमम टैक्स नहीं लगता बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। तो अब इन्होंने लॉ में चेंज कर दिया, लॉ में चेंज कर दिया, लॉ में क्लैरिटी एक तरह से कर दिया और लॉ में कहा कि ये अल्फाज ऐड कर दिए रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैंने अल्फाज अंडरलाइन कर दिए हैं जो चेंज के लिए उन्होंने ऐड किए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल है उससे आने वाली रिसीट्स जो हैं उसके ऊपर भी, यानी ट्राइब्यूनल के डिसीजन को एक तरह से नलिफाई कर दिया और कहा कि मिनिमम टैक्स जो है वो सेक्शन 113 का इन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगेगा। हाउएवर इसमें अभी भी एक लीगल आर्गूमेंट मौजूद है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर वाले लोग बैठे हुए हैं। लीगल आर्गूमेंट ये है कि इन्होंने ये जो चेंज की ना, इन्होंने कहा टर्न ओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज यूज इन सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फ्रॉम सेल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। टर्न ओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज को इन्होंने कहा कि उसमें ये शामिल है। इंटरेस्टिंगली जो टर्न ओवर की इटसेल्फ डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई नहीं किया जिस डेफिनेशन को ट्राइब्यूनल ने बेस बनाया था। यानी टर्नओवर की डेफिनेशन थी कि उसमें सेल ऑफ गुड्स शामिल है, वहाँ पर नहीं लिखा कि सेल ऑफ गुड्स जो है गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल होगी। तो अभी भी ये एक आर्ग्यूबल केस है कि क्या सिर्फ ये चेंज कर देने से इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर सेक्शन 113 एप्लीकेबल हो गया है या नहीं हो गया। तो अगर कोई रिस्क सीकिंग या एग्रेसिव आप स्ट्रेटजी लेना चाहें तो स्टिल यू कैन 113 की एप्लीकेबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 113 अप्लाई होता है या नहीं होता। आर्ग्यूबल केस है इस चेंज के बाद भी। तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक और भी चेंज है, एडवांस टैक्स जो कलेक्ट करता है रियल एस्टेट सेक्टर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 236C के हवाले से। यानी जब कोई सेलर अपनी प्लॉट अपने यूनिट सेल करता है तो रियल एस्टेट सेक्टर वाले उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर 236C का टैक्स कलेक्ट करें। तो कहता है फाइनेंस एक्ट एनहांसेस द स्कोप ऑफ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड गवर्नड अंडर एनी लॉ जॉइंट वेंचर्स एंड प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न्स। अब जैसे अर्थलिंक है या गराना है या और कोई रियल एस्टेट सेक्टर कंपनीज़ हैं, तो एक आर्गूमेंट बहुत सारे लोगों का ये था कि हम तो कलेक्टिंग एजेंट ही नहीं है, तो हमने ये 236C का टैक्स कलेक्ट नहीं करना, ये तो ज़िम्मेदारी RDA की है, CDA की है, या जो मतलब पटवारी या उस तरफ जो लैंड म्यूटेशन के रिकॉर्ड होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो लॉ ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, आप सब लोग जो है वो इस विदहोल्डिंग कलेक्टिंग एजेंट की डेफिनेशन में शामिल हैं एंड यू हैव टू कलेक्ट टैक्सेस जब आप लोग उसकी कोई ट्रांसफ़र की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। दूसरी एक चेंज ये की, द फाइनेंस एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स दैट टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C शैल बी फाइनल टैक्स। कुछ लोगों के लिए उन्होंने किया ये फाइनल टैक्स है, इस पर एक इख्तलाफ एक एम्बिग्विटी भी आ गई इसके ऊपर, वो भी मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहते हैं द फाइनेंस एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स दैट टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C शैल बी फाइनल टैक्स इन ल्यू ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स अंडर सेक्शन 37 फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स holding Pakistan origin card or NICOP or CNIC who had acquired the immovable property through a foreign currency valuation account or NRP rupee value account maintained with authorized banks in Pakistan under foreign exchange regulations issued by State Bank of Pakistan। यानी नॉन रेजिडेंट पर्सनस के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव आ गया। अभी आपको जो रियल एस्टेट सेक्टर में या अदरवाइज़ भी लोग काम करते हैं, आपको पता है आप कोई प्लॉट ख़रीदे 4 साल के अंदर अंदर आप उस प्लॉट को बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके गेन के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो अब आप जो रियल एस्टेट सेक्टर वाले हैं, आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर तो मैं नहीं, आप लोगों के पास ज़्यादा स्टैट्स होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में नॉन रेजिडेंट पर्सनस की तरफ से आती है, वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनसे आती है। तो अब ये जो नॉन रेजिडेंट पर्सनस हैं इनको एक फ़र्दर इंसेंटिव दिया एग्जिस्टिंग एमनेस्टी स्कीम के साथ कि अच्छा भाई जब आप प्लॉट बेचेंगे तो उस बेचने के ऊपर गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो 236C के अंदर 1%
टैक्स आपसे कलेक्ट हो गया, वही टैक्स आपका फाइनल टैक्स है, आपसे कोई और टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए एक बड़ा इंसेंटिव है कि उसको गेन की कैलकुलेशंस और इन चीज़ों में अब जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, उस्मान महबूब फ्रॉम अर्थलिंक। इसके अंदर जो आपने लिखा है एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एडवांस टैक्स ऑन सेल एंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की तो समझ आती है कि हम उसको एक चीज़ रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर जो सेल वाला वर्ड है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस टाइम उसकी सेल कंसिडर कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट, फुल पेमेंट, क्या चीज़ है? इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी एक सेपरेट इन्होंने दिया है कि इंस्टॉलमेंट की, यानी इंस्टॉलमेंट में ना उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन ये दी है कि अगर आप किसी से इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स तो होती है ना, जब आपका ये 236K का एक्चुअली कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो 236K के साथ है इंस्टॉलमेंट के टैक्सेस जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो C के साथ नहीं है। C तो है ही सेल के साथ लिंक्ड। ट्रांसफ़र के टाइम हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, सेल के टाइम हम उसके रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं करते, पेमेंट्स आ जाती हैं, नाम पे नहीं जाता अगले बंदे के, जो भी पर्सन है BC जो भी परचेज़ कर रहा है, परचेजर के नाम पे प्रॉपर्टी पहले नहीं जाती। तो हम किस टाइम देखेंगे कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट दैट एडवांस टैक्स? अच्छा, प्रॉबेबली इसका मकसद जो है, ये सेल और ट्रांसफ़र का जो लफ्ज़ लिखने का मकसद है, वो शायद रियल एस्टेट सेक्टर में ये ऐसा भी होता है कि लोग सेल कर देते हैं लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ़र्स जो है हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी के पास जाके एक्चुअल ट्रांसफ़र्स हो रहे हो। तो जो इस क्लॉज से सेल और ट्रांसफ़र का लफ्ज़ लिखने से जो बात ज़ाहिर हो रही है वो ये ज़ाहिर हो रही है कि सेल के टाइम पर भी आपने ये टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर कोई शख्स फर्ज के ट्रांसफ़र नहीं करता, सिर्फ सेल करता है, तो आपने उससे टैक्स कलेक्ट करना है। और अगर सेल और ट्रांसफ़र दोनों इकट्ठी हो रही हैं तो फिर भी एक टैक्स कलेक्ट होगा। तो ये उन सिचुएशंस को कवर करने के लिए सेल और ट्रांसफ़र के, जहाँ सेल हो रही हो और साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र ना हो रही हो, बज़ाहिर इसके अल्फाज से ये बात ज़ाहिर हो रही है। 236K जब आप प्लॉट या यूनिट बिल्डिंग का कोई परचेज़ करते हैं तो उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट होता है वो 236K का कलेक्ट होता है। और उसमें भी एक तो चेंज यही आ गई, स्कोप ऑफ एजेंट को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी चेंज ये आई, इन्होंने कहा द फाइनेंस एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ़ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एक्वायर्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू अ फॉरेन करेंसी value account or NRP rupee account, advance tax paid under section 236K shall be final discharge of tax liability. Now this creates an anomaly, ठीक है। नॉन रेजिडेंट पर्सन को पहले वो कहते हैं आप परचेज करते हैं 236K का तो उस वक्त भी फाइनल है, जब आप 236K का सेल करते हैं तो 236C वाला भी फाइनल है। तो ये डबल टैक्सेशन एक तरह से नज़र आ रही है कि 236, पहले तो ये था कि 236K का जो टैक्स कट जाता था वो एडजस्टेबल होता था, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर लें या उसको रिफ़ंड ले लें। अब ये हो गया कि जनाब आपके पास जो 236K वाला है, परचेज़ के टाइम पे भी टैक्स कलेक्ट होगा, सेल के टाइम पे भी होगा और दोनों फाइनल होंगे, यानी रिफ़ंड कोई नहीं मिलेगा। तो अब ये देखना ज़रूरी होगा किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए कि जब वो परचेज़ कर रहा है और सेल कर रहा है तो उस स्टेज के ऊपर जो टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है या उनकी क्या कॉस्ट है, और जब सेल के नतीजे में कैपिटल गेन की सूरत में जो टैक्स आता था वो कितना टैक्स उसको लग रहा था। तो ये एक थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अजीब सी अनोमली है क्योंकि यूजुअली पहले लॉ में जैसे होता था कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर अगर किसी से टैक्स कट जाता था तो वो फाइनल टैक्स रिजीम होता था, फिर उस इंपोर्टेड गुड्स को वो आगे जब सेल करता था तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता था 153 का। ये एक नॉर्मल था क्योंकि लॉ रिकग्नाइज करता था कि एक ही स्टेज पे फाइनल टैक्सेशन हो जानी चाहिए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट चेंज आई है कि 236K परचेज के टाइम पे भी आपका फाइनल है और सेल के टाइम भी आपका फाइनल है। तो दिस इज़ अपेरेंटली एन एनोमली इन द लॉ, बट दिस इज़ द लॉ। एज ए विदहोल्डिंग एजेंट आपको तो जो रियल एस्टेट सेक्टर वाले हैं उनको कलेक्ट करना है। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो फाइनल टैक्सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए है, और ये नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उसके ज़रिए एक्वायर फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट से करना ज़रूरी है ताकि 236C का फ़ाइनल मिले। तो 236K भी फ़ाइनल देना पड़ेगा और 236C भी फ़ाइनल देना पड़ेगा, इसका कोई बज़ाहिर हल नहीं है फ़िलहाल।
अच्छा, एक क्वेश्चन जो था कि जब आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर टैक्स ले लेते हैं तो जब एक्चुअल फाइनल ट्रांसफ़र करेंगे उस वक्त या 236 के दोबारा तो नहीं लेना पड़ेगा, तो उसकी लॉ ने क्लैरिटी कर दी और उसने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है 236K का, तो फिर आपको दोबारा फाइनल ट्रांसफ़र के टाइम पर 236K का टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स रेट्स, अच्छा अब ये आल्दो रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर के बेनिफिट के लिए हाउएवर ये जो भी लोग सेल परचेज़ करते हैं, आप लोग अगर कोई प्लॉट ख़रीदते हैं बेचते हैं तो ये सब के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लॉट के ख़रीदने या बेचने के ऊपर जो भी गेन आएगा वो टैक्सेबल गेन अगर होगा तो इन रेट्स के मुताबिक इसकी टैक्सेशन होगी। ये रेट्स थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए हैं। पहले अगर 5 मिलियन रुपए तक जो रेट था वो 2.5% था, अब 3.5% है। 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन रुपीज़ तक का गेन हो तो पहले 7.5% रेट अब हो गया, पहले 5% रेट था। 10 मिलियन से लेकर 15 मिलियन तक का गेन हो तो पहले रेट 7.5% था, अब 10% है। और जहाँ पर गेन 15 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो पहले 10% का रेट था और अब 15% का रेट है। तो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स रेट इन्हेंस हो गया है, लेकिन स्टिल बहुत कम है, बहुत कम है। आपको नॉर्मल बिजनेस इनकम का जो रेट है कंपनीज़ के लिए वो इस वक्त 29% है। इंडिविजुअल्स के लिए 6 मिलियन से ज़्यादा ऊपर इनकम चली जाए या पार्टनरशिप के लिए 6 मिलियन से ज़्यादा ऊपर इनकम चली जाए तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल रेट होता है वो 35% होता है। जबकि जो कैपिटल गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स के ऊपर इस वक्त भी मैक्सिमम रेट 15% है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है। और इससे अगली स्लाइड पे जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये रेट और भी नेग्लिजिबल हो जाते हैं जब हम इन बातों को अकाउंट फॉर करें। वो क्या है, ये चेंज नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन इसको एम्फसाइज करने के लिए मैंने यहाँ शामिल किया है। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा नहीं है तो फिर तो पूरे का पूरा गेन टैक्सेबल है, जो पिछली स्लाइड पर आपके पास रेट्स दिए गए हैं। और अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल तक है तो 25% गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, 75% गेन टैक्सेबल होता है। होल्डिंग पीरियड 2 से 3 साल है तो 50% गेन टैक्सेबल है, 50% गेन एग्जेम्प्ट है। होल्डिंग पीरियड 3 से 4 साल के दरमियान है तो 75% गेन एग्जेम्प्ट है, 25% गेन टैक्सेबल है। और जब 4 साल से ज़्यादा है तो पूरे का पूरा गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। मसलन आपने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली और आपने वो प्रॉपर्टी 11 करोड़ की बेच दी, ठीक है, और 4 साल बाद बेची तो 10 करोड़ पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट है। आपने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली, 11 करोड़ की बेच दी और अभी 4 साल पूरे नहीं हुए लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो 10 करोड़ में से जो 7.5 करोड़ है वो एग्जेम्प्ट होंगे, 75% गेन एग्जेम्प्ट होगा। और बाकी जो रिमेनिंग 2.5 करोड़ का गेन है सिर्फ उस गेन के ऊपर टैक्स देना है, और उस गेन के ऊपर भी जो आपके पास मैक्सिमम है वो 15% का टैक्स रेट है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेट्स हैं और एवरेज रेट आप लगाएंगे तो 10 करोड़ 2.5 करोड़ के गेन के ऊपर 5%। इसका मतलब है एक्चुअल गेन आपके पास 10 करोड़ का है और आप 15% भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ के गेन के ऊपर दे रहे हैं, तो जो इफेक्टिव रेट है तो वो तो 15% से भी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो अगर आप इस वक्त कम से कम टैक्स देना चाहते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर इज़ द प्लेस टू बी, जहाँ पर आपने, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि ये जो कैपिटल गेन है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वन ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं या 1-2 ट्रांजैक्शन, जिनका रेगुलर बिजनेस नहीं है। अगर किसी का रेगुलर बिजनेस होगा प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त का या इमूवेबल प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का, तो उसके ऊपर ये वाले रेट सप्लाई नहीं होंगे, बल्कि उसकी इनकम फिर इनकम फ्रॉम बिज़नेस बन जाएगी और उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के तौर पर देना होगा। ये रियल स्टेट सेक्टर से रेलेवेंट चेंजेस थी। अब हमारे पास जो अगला सेक्टर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आई हैं, पूरा जो रीवैम्प कर दिया गया। हाउएवर थोड़ा सा मैं इसमें बैकग्राउंड बताऊं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर जब ओरिजिनल चेंजेस आई थी तो मार्च में ओरिजिनल ऑर्डिनेंस आया था और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पर
एक बम सा गिरा दिया गया कि उन्हें टैक्स क्रेडिट रिजीम में भी ले गए और उसकी शराइत ऐसी रख दी कि जिनके बारे में वो कहते हैं ना कि फिर हम ना ही समझें। तो वो शराइत ऐसी थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए टैक्स क्रेडिट रिजीम अवेल करना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जिस वक्त ये टैक्स क्रेडिट रिजीम मार्च में आया तो उसके फ़ौरन बाद, उसके साथ ही उससे पहले भी हम एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इस एक्टिविटी को इन्हेंस किया और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने मुझे डायरेक्टली इंगेज किया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाशा, इन्होंने मिलकर मुझे इंगेज किया इस रिजीम को सॉफ्ट करने के लिए, इस रिजीम में चेंजेस करने के लिए और इस रिजीम को डाइजेस्टेबल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हुई चेयरमैन FBR पर, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और बहुत सारी मीटिंग्स के नतीजे में अब जो शेप है उन तमाम मीटिंग्स के बाद है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर था कि एग्जेम्पशन रिजीम वापस नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी वजूहत ये थी, वी वर क्लियरली टोल्ड के IMF जो है उसने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि एग्जेम्पशन रिजीम जो है, IMF डज़ नॉट वांट एनी एग्जेम्पशन रिजीम इन द कंट्री, और आप देखेंगे कि बहुत सारी और भी एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली गई। तो गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू कन्वर्ट द एग्जेम्पशन रिजीम इनटू अ टैक्स क्रेडिट रिजीम। लेकिन पहले जब टैक्स क्रेडिट रिजीम की प्रोविजंस आई तो वो टैक्स क्रेडिट रिजीम की बहुत सख्त प्रोविजंस थी, उन प्रोविजंस को काफ़ी ज़्यादा नरम कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक और चेंज ऐसी आई जिससे थोड़े से मसाइल पैदा हुए। तो वो क्या चेंजेस हैं वो हम इसके अंदर अभी डिस्कस करते हैं। एक चेंज जो डेफिनेशन ऑफ IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज में की गई, वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और डाटा स्टोरेज सर्विसेज को इसके अंदर स्पेसिफिकली शामिल कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि जो IT इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन है, आप देखें तो वो शुरू होती है IT इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और वैसे अगर ये अल्फाज स्पेसिफिकली शामिल ना भी किए जाते तो कोई भी IT इनेबल्ड सर्विस है, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि इसकी एक वास्ट इम्प्लीकेशन है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं इन अल्फाज के अलावा। लेकिन बाज़ औक़ात ऑफिसर लेवल के ऊपर इसकी कुछ नैरो इंटरप्रिटेशन की जाती थी, तो कुछ सर्विसेज को स्पेसिफिकली शामिल किया गया ताकि उसकी नैरो इंटरप्रिटेशन से बचा जा सके। तो ये डेफिनेशन में एक चेंज आई है। हाउएवर स्टिल इस चेंज का इम्पैक्ट ये नहीं है कि ये आज से इस डेफिनेशन में शामिल हुई हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन ये पहले भी शामिल थी। इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैरिटी कि अब इनका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। एग्जेम्पशन रिजीम, एग्जेम्पशन अवेलेबल थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को, और उस एग्जेम्पशन की एक ही शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि आपने 80% से ज़्यादा जो है अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को आप पाकिस्तान में ले आए तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते थे। एक्सपोर्ट इनकम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, और एक उसको अब रिप्लेस कर दिया आपका कि एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसकी जगह आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 100% टैक्स क्रेडिट का इफेक्टिव मतलब तो ये कि टैक्स कोई नहीं देना। टैक्स आपने अब भी, पहले भी कोई नहीं देना था, लेकिन पहले भी कोई नहीं देना था, अब भी कोई नहीं देना। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं करते थे। आप सिंपली क्या करते थे, अपनी इनकम लिखते थे, उसे एग्जेम्प्ट के कॉलम में डाला और कहा कि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब आपने क्या करना है, अब आप इनकम के ऊपर पहले उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे टैक्सेबल इनकम कौन सी है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद आखिर में लिख देंगे कि 100% टैक्स क्रेडिट एलिजिबल। तो जब आप वो कर देंगे तो टैक्स आपने ज़ीरो ही देना है, ठीक है। लेकिन इस 100% टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए कंडीशंस इंक्रीज़ कर दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या इंक्रीज़ हुई हैं वो अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़, स्टार्टअप्स को भी एग्जेम्पशन अवेलेबल थी। स्टार्टअप्स को क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल थी? स्टार्टअप्स को ये एग्जेम्पशन अवेलेबल थी कि जब वो PSEB से सर्टिफाई होते हैं, यानी उस साल जिस साल उन्हें PSEB का सर्टिफिकेट मिलता है उस साल और उससे अगले 2 साल उनकी हर किस्म की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी। अब ये एग्जेम्पशन ख़त्म करके इसको भी क्रेडिट रिजीम में ले आए हैं, ठीक है। रिज़ल्ट वही है कि टैक्स कोई नहीं देना, लेकिन प्रोसेस कंडीशंस ये चेंज हो गई हैं। कंडीशंस फॉर IT एक्सपोर्ट। IT एक्सपोर्ट में एक कंडीशन तो पुरानी जो थी वो पहले
मेंटेन है कि मिनिमम 80% एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ब्रॉट इनटू पाकिस्तान। जो कम से कम 80% प्रोसीड्स हैं वो अपने पाकिस्तान में लानी है, वो पहले भी कंडीशन थी और अब भी वो कंडीशन मेंटेन्ड है। दूसरी एक कंडीशन ये डाल दी, रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। अच्छा, पहले ये होता था कि जो हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं वो फ्रीलांसर्स अपनी इनकम चूँकि उनकी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, अगर एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर्स को एज एन इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, अनलेस कि किसी और वजह से। रिटर्न फाइल करने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी शख्स की इनकम टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है और उसके पास कोई ज़मीन जायदाद वगैरह नहीं है तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं था, वो और किसी प्रोविज़न को मीट करने के लिए रिटर्न फाइल कर सकता था। अब इन्होंने कहा कि भाई रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है फॉर एवरी पर्सन who wants to avail a 100% tax credit, who doesn't want to pay any tax on his IT export income, उसके लिए ये मैंडेटरी हो गया कि वो रिटर्न फाइल करे। ये कंडीशन स्टार्टअप के लिए भी हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं, IT एक्सपोर्ट के लिए भी और स्टार्टअप के लिए भी। दूसरी कंडीशन, withholding tax statements for the relevant tax year have been filed in respect of those provisions of the ordinance where the person is a withholding agent। अच्छा, ये जब मार्च में जब ये ऑर्डिनेंस आया ना तो मार्च के ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये लिखा हुआ था विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हैव बीन फाइल्ड। अब ये बड़ी सख्त बात थी कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हर बंदा लाजमी फ़ाइल करे क्रेडिट अवेल करने के लिए, इवन अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं भी है। तो फिर हमने ये एफ़र्ट की और हमने ये लॉ को चेंज किया। इस वक्त जो सेक्शन 65F ड्राफ्ट हुआ है, इसकी ड्राफ्टिंग मैंने की थी, इसकी जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो मैंने ड्राफ्ट लिखा और इसमें जितनी चेंजेस आई थी मार्च से जून में वो मैंने ड्राफ्ट किया और वो तक 100% वही ड्राफ्ट है जो मैंने उनको प्रोवाइड किया था उसके अंदर 65F में। तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, अब विदहोल्डिंग एजेंट के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मैं चंद कॉमन सेक्शंस आइडेंटिफाई कर देता हूं कि जो यूजुअली अप्लाई हो रहे होंगे और जिनकी स्टेटमेंट्स आपको एज एन IT सेक्टर फाइल करना लाजमी होगी। नंबर 1 है उसमें सैलरी। अगर आपका कोई एम्प्लॉई है जिसको आप सैलरी 50,000 रुपये महीना से, टैक्सेबल सैलरी 50,000 रुपये महीना से ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल हो गई, उसका आपको टैक्स काटना है, टैक्स काट के जमा भी करवाना है और फिर उसके साथ आपको उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, ठीक है। दूसरा है रेंट। रेंट के ऊपर अगर आप कंपनी के और अच्छा, सैलरी जो है वो एवरी एम्प्लॉयर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, हर एम्प्लॉयर, उसमें इंडिविजुअल AOP कंपनी की तखसीस नहीं है कि भाई इनमें ये फाइल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। हर इंडिविजुअल AOP और कंपनी इज़ अ विदहोल्डिंग एजेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ सैलरी। दूसरा है रेंट। अगर आपने जगह, ये तकरीबन सबने ये जगह किराए पे ली होती है, तो अगर आपने जगह किराए पर ली हुई है तो फिर अगर कंपनी है तो फिर तो आपने हर सूरत में टैक्स काटना है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप AOP हैं, तो फिर इस सूरत में अगर एनुअल रेंट 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर एनुअल रेंट 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, 15 लाख रुपए, तो फिर आप विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं और आपको टैक्स काटने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में चंद एक और भी चीज़ें शामिल हैं, तो एक दफ़ा सेक्शन 155 देख लीजिएगा कि आप किसी और प्रिस्क्राइब पर्सन को हिट तो नहीं करें, लेकिन ये जनरल थी जो मैंने आइडेंटिफाई कर दी। रेंट के अलावा तीसरी जो है वो गुड्स की या सर्विसेज आप कोई एक्वायर करते हैं उसकी पेमेंट है। 153 के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, वो हम 153 में आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर आप विदहोल्डिंग एजेंट बनते हैं या नहीं बनते, वो 153 के साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर भी विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स लाजमी फ़ाइल करनी है, अगर अदरवाइज़ आपको 100% टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Sales tax return for the tax periods corresponding to relevant tax year have been filed if the person is required to file sales tax return under any of the federal or provincial sales tax laws। इसके भी जो ओरिजिनल अल्फाज थे वो यही लिखे हुए थे कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी लाजमी है, ठीक है। लेकिन फिर हमने इसमें रिक्वेस्ट की और अब इसके अल्फाज भी चेंज हो गए हैं और अब ये अल्फाज ये कहते हैं कि अगर आपको किसी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ में सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है तो आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और फिर आप 100% क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर बेशक आप सेल्स टैक्स रिटर्न ना फाइल करें। तो इन कंडीशंस के साथ, इन 4 कंडीशंस के साथ
आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर ये 4 कंडीशंस मीट नहीं हुई तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 100% टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ये लिखा हुआ है कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड। ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट या टाइमली फाइल्ड। ठीक, इसी तरह सेल्स टैक्स रिटर्न में भी विद इन द ड्यू डेट या टाइमली के अल्फाज नहीं लिखे हुए, और ये भी नहीं लिखा गया कि आपने टैक्स सही काटा है या गलत काटा है, आपने सेल्स टैक्स पे भी किया है या नहीं किया, ये कंडीशंस नहीं है। फाइलिंग मैंडेटरी है, कंप्लायंस मैंडेटरी है। अगर आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फ़र्ज़ किया आप नील की भी फ़ाइल कर दें, आपकी कंप्लायंस हो गई। अगर आपने ड्यू डेट के बाद भी फ़ाइल कर दी तो आपकी कंप्लायंस हो गई, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप ड्यू डेट के अंदर ही फ़ाइल करें, ताकि खामखा में अफसर कोई तंग करने का बहाना ना ढूंढ ले। लॉ में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि ड्यू डेट के अंदर ही फ़ाइल करें। इसी तरह सेल्स टैक्स रिटर्न भी आप नील की फ़ाइल कर दें। अफसर ये नहीं कह सकता यार आपने सेल्स टैक्स तो पे ही नहीं किया, तो आप कहेंगे कि ये मेरा और अथॉरिटी का मामला है कि मैंने सेल्स टैक्स पे किया है या नहीं पे किया। 100% क्रेडिट अवेल करने के लिए सेल्स टैक्स पे करना या विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स काट के जमा कराना वो ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर सेल्स टैक्स सही पे किया या गलत पे किया। यस, यू हैव टू पे करेक्ट, उसकी अपनी पीनल प्रोविजंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगे आप, लेकिन 100% क्रेडिट अवेल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये जो कंडीशंस थी, ये कंडीशंस थी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है इस पे ये एडिशनल कंडीशंस हैं जो स्टार्टअप के लिए हैं। यानी स्टार्टअप ने अगर 100% क्रेडिट अवेल करना है तो उसने क्या करना है, उसके लिए एक तो कमेंस्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 1, उसके बाद इंगेज इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एनी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। अच्छा, स्टार्टअप के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी सर्विसेज का काम कर रहा हो। स्टार्टअप जो है वो कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में शामिल हो सकता है। जैसे आपने कहा कि हम एलईडी के अंदर हैं, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप बाकी कंडीशंस मीट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप भी स्टार्टअप की डेफिनेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, और टर्नओवर जो है ऑफ लेस दैन 100 मिलियन इन ईच ऑफ द लास्ट 5 टैक्स ईयर्स। ये एडिशनल कंडीशंस हैं जो स्टार्टअप को मीट करनी है। तो अगर ये एडिशनल कंडीशन स्टार्टअप मीट करेगा तो फिर उस सूरत में उसके पास 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा जिस साल उसे पीसेब का सर्टिफिकेट मिलता है और उससे अगले 2 सालों के अंदर। अच्छा, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन ऑर्डिनेंस आया था अक्टूबर 2020 में। ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन ऑर्डिनेंस आया था इसके ऊपर काम शुरू हुआ था 2016-17 में। उस वक्त मैंने पाशा के साथ, पाशा जो बॉडी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले के, उनके साथ मिलकर इसके ऊपर ओरिजिनल जो ड्राफ्टिंग थी वो मैंने की थी। जो एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लॉ है उसको मॉडिफाई करके हमने पाशा को दिया था। तो फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर चेंज करने की बजाय हम इसकी स्पेशल सेपरेट अथॉरिटी बनाते हैं। तो फिर ये लॉ आ गया अक्टूबर 2020 के अंदर। तो इसमें एग्जेम्पशन दी गई है जोन डेवलपर्स को, जोन एंटरप्राइजेस को और स्पेशल जोन टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी इट्सेल्फ को। जोन डेवलपर यानी अब इस्लामाबाद में जैसे इन्होंने NIH के पास तकरीबन 150 एकड़ जगह है जहाँ पर जोन डेवलपर जोन डेवलप करेगा। ये जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं ना आपने, मुख्तलिफ जैसे रशकई का इकोनॉमिक जोन है, अभी मेरे ख्याल शायद इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाएंगे, और जो उस जोन को डेवलप करने वाली पार्टी होगी उस जोन डेवलपर की जो इनकम है फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द जोन्स वो 10 साल तक एग्जेम्प्ट होगी। जोन डेवलपर की इनकम 10 साल तक एग्जेम्प्ट है। और जो मेरे ख्याल है पहले जोन्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वो इस्लामाबाद में आइडेंटिफाई किए हैं, NIH के पास जगह है,
तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप रियल स्टेट सेक्टर वालों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जोन डेवलपर के तौर पर आप लोग आएँ और इन जोन्स को डेवलप करें। और अभी इसमें मुआहदे हो रहे हैं और वन ऑफ आवर क्लाइंट्स उसने अभी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के साथ एक MOU साइन किया है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर एज ए जोन डेवलपर रियल स्टेट सेक्टर वाले लोगों को भी एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर आप जोन डेवलपर के तौर पर उनके साथ जा सकें। दूसरा है जोन एंटरप्राइजेज़। जो जोन एंटरप्राइजेज़ इन जोन्स के अंदर काम करेंगी उन जोन एंटरप्राइजेज़ की भी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। ये एग्जेम्पशन उसके मुकाबले में आसान एग्जेम्पशन है जो एक्सपोर्ट की एग्जेम्पशन है या स्टार्टअप की एग्जेम्पशन है। तो जिस जोन डेवलप हो जाता है आप उस जोन के अंदर चले जाएं, जोन एंटरप्राइज बन जाएं, 10 साल तक जब आपको लाइसेंस मिलेगा उसके बाद आपकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अच्छा, ये भी इसमें ज़हन में रखें कि यहाँ पर सिर्फ IT इनेबल्ड सर्विस वालों की बात नहीं हो रही। ये जो टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, ये कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में काम करने वाले लोग हैं वो इन जोन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, एज ए जोन डेवलपर आ सकते हैं, एज ए जोन एंटरप्राइज आ सकते हैं। लेकिन उसकी शराइत सख्त है। मेरे ख्याल है रूल्स जो अभी आ रहे हैं, मैंने ये सुना था कि अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सिर्फ र्यूमर है कि मिनिमम जो $3 मिलियन इनकम वाली एंटिटी होगी उसको शायद जोन डेवलपर या जोन एंटरप्राइज के तौर पर वो एंट्री देंगे और उसको उनको ये सहूलियात फराम की जाएंगी। तो वो पोटेंशियल है, यानी उसके शराइत काफ़ी सख्त हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टार्टअप कहे, जैसे एक वो बनाए हैं ना नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे स्टार्टअप कहे जी मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की बजाय मैं जोन एंटरप्राइज बन जाता हूँ, वो नहीं हो सकता। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, ये जो जोन है ये इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है, ये स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं। और इनका मकसद ये है कि जो स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी इनकम को और ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और टेक्नोलॉजी को तरक्की देने के लिए इन जोन्स के अंदर आए। जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में एंटिटीज़ रजिस्टर होंगी उनको एक और भी एग्जेम्पशन है और वो है इंपोर्ट। क्योंकि जब आप जोन डेवलप करेंगे या जोन एंटरप्राइज के तौर पर काम करेंगे तो बहुत सारा इक्विपमेंट आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट से भी एग्जेम्पशन दे दी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 shall not apply to the import of the capital equipment as defined in section 2 of the Special Technology Zone Ordinance 2020. Zone developers for consumption in the Special Technology Zone for a period of 10 years और zone enterprise को भी 10 साल तक जो imports वो करेंगे उन imports के ऊपर exemption है। Imports for the consumption in their enterprises या in their work। वो आपने टैक्स क्रेडिट का बताया था ना कि 100% टैक्स क्रेडिट, तो वो टैक्स क्रेडिट हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो वो हम अपने रेंट पे जो टैक्सेस हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट है आपकी अपनी इनकम जो IT एक्सपोर्ट से आ रही है, ठीक है। यानी आपकी जो IT एक्सपोर्ट की इनकम पहले एग्जेम्प्ट थी, ठीक है। फ़र्ज़ किया आप उससे 10 लाख रुपया कमाते हैं, तो 10 लाख रुपया पहले आप कहते थे एग्जेम्प्ट है। अब उस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ किया 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है 20,000 रुपया। वो टैक्स जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्रेडिट होगा 100% का और टैक्स आप ज़ीरो पे करेंगे। यानी प्रैक्टिकली पहले भी आप कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, अब भी आप कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन एक कैलकुलेशन का फ़र्क आ गया कि पहले आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते थे, अब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे फिर उतनी लायबिलिटी माइनस कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए एक चीज़ आ गई है। दूसरी चीज़ ये आ गई है कि ये जो क्रेडिट है, इस क्रेडिट की अवेल करने की शर्तें हैं 4, ठीक है। पहले एग्जेम्पशन की एक ही शर्त थी, क्रेडिट अवेल करने की 4 शर्तें, ये चेंज आ गई है। नहीं, लेकिन अभी तो सोर्स के ऊपर ही आपका 1% कट जाता है ना। वो अलग चीज़ है, वो इसमें जाके अभी मैं एड्रेस करूँगा कि वो क्या मसला है। वो कटना नहीं चाहिए, उसके कटने के से बचने का तरीका भी है, वो अभी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा या मैं आगे आएगा। सर मेरा क्वेश्चन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से, जो करंटली एस्टेब्लिश बिजनेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एज ए जोन इंटरप्राइजेज वहाँ पे रजिस्टर हो सकती हैं या मतलब उसके लिए कोई आपको नई इनोवेशन का होना ज़रूरी है? आप भी जा सकते हैं एज ए जोन एंटरप्राइज, वहाँ पे भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोविजंस भी हैं, रूल्स अभी इसके असल में ड्राफ्ट में हैं, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के ऑर्डिनेंस या रूल्स की फाइनलिटी अभी नहीं हुई है। ऑर्डिनेंस तो आ गया लेकिन रूल्स फाइनल नहीं हुए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक ये भी तरीक़ाकार है कि आप जो एग्जिस्टिंग है वो एग्जिस्टिंग किसी जगह को जोन एंटरप्राइज उसी को रजिस्टर करवा लें।
इस तरह की भी कोई रूल्स में प्रोविज़न आ रही है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। या आपको मूव करना पड़ेगा कि वो जोन डेवलप हो जाए, आप उधर मूव कर जाए। दूसरा ये है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं या किसी और जगह पे आप अपने आप को या NIH की जगह है, ये तो अभी एक उन्होंने एलोकेट कर दिया ना, लेकिन ये अभी न्यूज़ में है कि जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर भी शायद आपको जोन एंटरप्राइज़ का दर्जा दिया जा सके। क्योंकि एक ये भी चीज़ सामने आई थी कि यार जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है वो अपना इतना बड़ा सेटअप छोड़ के, जिस पे इतनी कॉस्ट लगी हुई है, वो सेटअप छोड़ के आपके जोन के अंदर क्यों चले जाए। अब फिर आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले आपको बिलियंस रुपए का एक्सपोर्ट लाके दे रही है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को तो रियायत नहीं दे रहे और नई जगह के ऊपर कह रहे हैं कि वहाँ पे शिफ्टिंग हो, उसकी कॉस्ट बियर करो, फिर हम आपको रियायत देंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी कुछ रूल्स जो है ना इस हवाले से ड्राफ्टिंग में हैं, लेकिन फाइनल रूल मेरी नज़र से अभी गुजरे नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को न्यू बिजनेस पे शिफ्ट करना भी ज़रूरी नहीं है? नहीं, न्यू बिजनेस में शिफ्ट करना ज़रूरी नहीं है। उस जोन के अंदर, उस एरिया के अंदर फ़िलहाल जाने की ज़रूरत है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो एग्जिस्टिंग एरिया है शायद उसमें भी आप जोन इंटरप्राइज हो सकें, लेकिन ये बात फाइनेंस एक्ट की नहीं है, ये उन रूल्स की बात है। तो उन रूल्स की इंटरप्रिटेशन पे जो है ना वो फिर हम डिस्कशन करेंगे जब रूल्स आ जाए, उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम उस पर एक आपके साथ सेपरेट किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है।